नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार की। और बिहार में जो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट के रूप में तेजस्वी यादव को की घोषणा की है, मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री के रूप में घोषणा कर दी है, और ये भी कहा है कि बाकी जो जाति आधारित दूसरी पार्टियां हैं वो भी और भी उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। राहुल गांधी उसमें नहीं थे, अशोक गहलोत को भेजा गया था और उन्होंने घोषणा की। राहुल गांधी पिछले 2-3 दिनों से बातचीत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे बातचीत की तेजस्वी से, और तेजस्वी नहीं उठा रहे थे फोन। लगभग 11-12 सीटों पे आ, एक दूसरे के खिलाफ जो है महागठबंधन की पार्टियों ने कैंडिडेट उतार रखे हैं। आज ये भी बात आई कि उसको वापस लिया जाएगा। आखिर ये जो कांग्रेस झुकी है या राहुल गांधी झुके हैं, इसके पीछे क्या कारण है और इसका इंपैक्ट आगे क्या होगा? और अखिलेश यादव का 52वां जन्मदिन है और उसके पहले जो पोस्टर लगा है, प्रचंड अखिलेश सरकार, यानी कि अखिलेश यादव ने भी अपना प्रचंड रूप दिखा दिया। वैसे तो वो कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो डबल इंजन सरकार कहते हैं, और उसके जवाब में अपने आप को प्रचंड अखिलेश सरकार बोला है कि हम ज्यादा तेजी से विकास करेंगे। लेकिन अगर इसको बिटवीन द लाइंस अगर आप समझने की कोशिश करेंगे इन बयानों को, तो कहीं ना कहीं से कि जिस ढंग से तेजस्वी ने कांग्रेस को झुकने पे मजबूर कर दिया, जो राहुल गांधी बार बार सवाल उठाने के बावजूद भी कि कौन होगा मुख्यमंत्री कैंडिडेट आपका, तेजस्वी होंगे या नहीं होंगे, वो लगातार टाल रहे थे। उसके अलग अलग तर्क दिया, तो उन चीजों पे हम बातचीत करेंगे बाद में कभी। लेकिन अखिलेश ने जो कदम उठाया है वो इंडिया गठबंधन पूरा, और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की स्थिति, इसके बारे में बहुत कुछ संकेत कर रहा है। और आने वाले जो 4-5 राज्यों के इलेक्शन है, उसमें भी इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति होने वाली है, कांग्रेस कहां है, यह भी समझना पड़ेगा। और जो कांग्रेस, जो राहुल गांधी मोदी के खिलाफ सबसे बड़े नेता बन के उभरे थे, आज बिहार जो सबसे पुराना गठबंधन है आरजेडी के साथ, वहां राहुल गांधी नहीं थे। राहुल गांधी के पास जो मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी का नाम नहीं ले रहे थे, शायद फेस सेविंग के लिए कुछ नहीं बचा हो, लेकिन इंडिया गठबंधन के भविष्य के बारे में काफी कुछ कहता है। तो दरअसल अगर आप देखेंगे इसको कि इंडिया गठबंधन की शुरुआत की बात जो हुई थी, पहले इंडिया गठबंधन नाम नहीं था, वो तो बाद में नाम दिया गया। इसकी शुरुआत बिहार की धरती से ही होती है। नीतीश कुमार ये आइडिया फ्लोट करते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में उस वक्त आरजेडी के साथ उनकी सरकार थी, तेजस्वी जो है वो उप मुख्यमंत्री थे। जो जाति जनगणना जो की बात लगातार करते रहे अपने राहुल गांधी, वो जाति जनगणना की भी शुरुआत उसी वक्त हुई थी। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, इन दोनों ने किया था। और वही तमाम मुख्यमंत्रियों से, सभी दलों से, पूरे देश से इसमें घूम करके एक मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एक राष्ट्रीय गठबंधन की बात की थी। कांग्रेस को लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी थी, नीतीश कुमार की ही थी, कि कांग्रेस के बिना जो बीजेपी है, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनका काट नहीं हो सकता, उसका जवाब नहीं हो सकता है। लेकिन बाद में जिस ढंग से इंडिया गठबंधन बना, उसमें नीतीश कुमार किनारे किए गए, वो इंडिया जो शब्द नाम दिया गया उसे न ममता बनर्जी सहमत थी, न नीतीश कुमार सहमत थे, किनारे हो गए। फिर बाद में बीजेपी आ गए। वो सारी चीजें आप जानते हैं, उसमें चर्चा की कोई बात नहीं, सिर्फ बैकग्राउंड मैंने बताया आपको। अब जो 2024 की जीत मिली थी और 99 सीटों के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बने, 240 सीटों पे सिमटा दिया मतलब बीजेपी को, तो ये बड़ी जीत के रूप में प्रचारित किया गया। लेकिन बाद में महाराष्ट्र में, दिल्ली में और हरियाणा में जिस ढंग से हार हुई, तो लगा कि बाउंस बैक जो है मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने कर लिया है, और वो बैकफुट पे आ गए। और वोट चोरी के आरोप के सहारे राहुल गांधी ये कहते रहे कि ये जीत जो है सिर्फ वोट चोरी कारण हुआ है। और ये लगा, दिल्ली वाले इलेक्शन की पहले चर्चा कर लेंगे। दिल्ली में
जब कांग्रेस ने अपना दिखाया लोकसभा की जीत के बाद कि हम आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी पार्टी के रूप में आ रहे हैं और हम आम आदमी पार्टी को नहीं मानेंगे, और आम आदमी पार्टी से जो समझौते की बात कोशिश भी हुई वो धरी की धरी रह गई, और आम आदमी पार्टी भी सरकार नहीं बना पाई। 70 में से 22 सीटों पर सिमट गई, बीजेपी के 48 सीटों के साथ सरकार बन गई, और उनकी जो है कांग्रेस को एक भी सीट नहीं आई। खैर, आप वाले आम आदमी पार्टी के बारे में एक कहा जा सकता है कि गुजरात में हराने में काम किया, गोवा में कांग्रेस को हरा दिया, पंजाब में तो कांग्रेस को हरा के उनकी सरकार बनी। तो विधानसभा में कोई मतलब नहीं, लोकसभा में भले गठबंधन हो जाए लेकिन विधानसभा का कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन जिस ढंग से बिहार में जो इंडिया गठबंधन की जहां से बीज रखी गई थी, वहां जो महागठबंधन है और सबसे पुरानी पार्टी के बीच में जो झगड़े हुए, वो पूरा का पूरा हिल के रह गया कि कहीं ऐसा ना हो। लोग कहने लग गए थे कि यदि यादव बोर्ड कांग्रेस को ट्रांसफर नहीं हुआ, फॉरवर्ड बोर्ड तो मिलना मुश्किल है, कोशिश कर रहे थे कि भाई फॉरवर्ड आ जाए, लेकिन जिस ढंग से 50% रिजर्वेशन की बात जातीय जनगणना के बाद राहुल गांधी कर रहे हैं, तो कोई फॉरवर्ड बोर्ड उस ढंग से आता हुआ दिख नहीं रहा था। तो अगर वो बोर्ड ट्रांसफर नहीं होता और लगता कि भाई महागठबंधन जो है वो हारने जा रहा है, तो मुस्लिम वोट अगर बट जाता प्रशांत किशोर में, और ओवैसी की पार्टी जो है AIMIM में अगर कुछ चला जाता, तो बड़ा मुश्किल होता। मतलब ये आप समझिए कि मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचते। तो ये हुआ कि भाई एकजुट लड़ेंगे तभी ये वोट बैंक एकत्रित रहेगा, और अगर वो वोट बैंक एक दूसरे को ट्रांसफर हुआ जातियों में, तो कहीं ना कहीं से एक फेस सेविंग जो है वो हमारा होगा, और हो सकता है कि हम जीत भी सके, क्योंकि बहुत 12,000 से कम वोटों पे हार जीत का पिछली बार फैसला हुआ था। जातीय गणित जो है वो पक्ष में है, क्योंकि लगभग 30% आप कह लें कि 18% वो और 14 ये, 32% के आसपास जो है यादव और मुस्लिम का जो है वो समीकरण ठोस एक आधार है वोट बैंक का। मतलब कम आधार नहीं है, बड़ा आधार है। उसमें सिर्फ कुछ जातियों को जोड़ना है। उसमें CPI-ML कुछ मदद कर सकती है, क्योंकि वो दलित जातियों के बीच में उसका जहां आधार है। पिछली बार 19 लड़के 12 सीटें जीती थी उसने, और मुकेश साहनी को उप मुख्यमंत्री के रूप में चूंकि दिया है, तो उप मुख्यमंत्री देकर के समझ रहे हैं कि जो मल्लाह कम्युनिटी का वोट जो है, वो जो मुकेश साहनी के नाराज होने से, मुकेश साहनी के जो एक रूठने का बात थी, तो कहीं मल्लाह वोट छिटक करके और बीजेपी की तरफ और एनडीए की तरफ ना चला जाए, वो अगर जुट गया तो कुछ वोट बैंक जुटेंगे, तो एक बड़ा जो है वो टक्कर देने की स्थिति में होंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो अनुभव रहा तेजस्वी यादव का, उससे सीख लेते हुए अखिलेश यादव ने अभी से अपना मोर्चा खोल दिया है, और यह दिखा दिया है कि यह प्रचंड अखिलेश सरकार है, और ये प्रचंड अखिलेश जो है वो अकेले दम पर भी यूपी में भाजपा का और योगी सरकार का सामना करने के लिए, मुकाबला करने के लिए तैयार है, और लोकसभा में मुकाबला करके दिखा भी दिया। बिहार में तो मुकाबला नहीं हो पाया था। बिहार में तो भाजपा तो एनडीए जो है वो ज्यादा सीटें जीत गई थी, लेकिन यूपी में तो 32 में सिमटा दिया। जहां पिछली बार 64 सीटें थी, वो इस बार 32 रह गई। 38 सीटें जो है अकेले सपा ने जीत ली। तो एक बड़ा जो है अखिलेश ने दिखाया था, और 1.5 साल बाद, कह ले 1.25 साल बाद 2027 के फरवरी में चुनाव है, और 2025 अब निकल रहा है, 2 महीने रह गए हैं। तो आप समझ लीजिए कि 1 साल 3 महीने बाद वहां चुनाव की घोषणा हो जाएगी, यानी 1 साल रह गया है। तो इससे सीख लेते हुए अखिलेश जो है वो अभी से तैयारी शुरू कर दिया है, और वो इंडिया गठबंधन के लिए एक खतरे की घंटी है, कांग्रेस के लिए है, कि कांग्रेस बिहार की तरह यूपी में करने की कोशिश न करे। अंतिम समय में आखिरकार 70 सीटों पर अड़ी थी, 65 की बात हुई, लेकिन 62 सीटें ही उनके मिली, और जो डबल उम्मीदवार खड़े हैं, जिसमें अगर वापस लिए गए कुछ ले पाए, तो 60 के नीचे ही कांग्रेस रह जाएगी, यानी कि समझौता उसको करना पड़ गया। और ऐसे ही अगर गठबंधन में रहना है तो उत्तर प्रदेश में भी समझौता करना पड़ेगा। ये संकेत अखिलेश यादव ने अपने प्रचंड रूप को बता करके कह दिया है। जो पश्चिम बंगाल है,
वहां कोई उम्मीद नहीं है। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन तो बीजेपी के विरोध तक ठीक है, लेकिन यहां पे कोई तीसरी पार्टी को, सीपीए कम्युनिस्ट को या कांग्रेस को हम आने नहीं देंगे। तो वहां कांग्रेस के लिए गठबंधन में जो कम्युनिस्ट है, सीपीएम है, सीपीआई है, वही बचता है। और अगर आमने सामने की लड़ाई होगी तो कहां होंगे आप सब जानते हैं, पहले भी कहां रहे थे आपको पता है। केरल में जो सीपीएम और कांग्रेस के बीच की लड़ाई है, तीसरा जो ध्रुव जो है वो एनडीए बीजेपी वहां खुद बन रही है। तो वहां चूंकि 1978 से ही चल रहा है, सीपीएम लेड जो एलडीएफ है और कांग्रेस लेड जो यूडीएफ है, दोनों के बीच में 10 साल से एलडीएफ की सरकार है, बिजन वहां पे मुख्यमंत्री हैं। तो वहां दोनों के बीच ही लड़ाई होनी है। जो तमिलनाडु है वहां पे कांग्रेस का कुछ है नहीं, वो तो डीएमके का है। 18 कांग्रेस के एमएलए हैं, लेकिन डीएमके की सरकार में एक भी मंत्री नहीं है। तो जितनी भी सीटें मिलेगी वहां अब ज्यादा सीटों की मांग भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टालिन का जो रुख है वो अलग है। वैसे विजय का जो भगदड़ में जो ये 41 लोगों की मौत हुई थी उनकी रैली में, उसके बाद राहुल गांधी ने स्टालिन से भी बात की और विजय से भी बात की। यानी कि वो ये वहां भी संकेत दे रहे हैं कि हमारे पास एक विजय का भी रास्ता खुला हुआ है। लेकिन उस रास्ते से कुछ नहीं होता है, विजय भी बहुत कुछ, क्योंकि ताकत नहीं है तो देने की स्थिति में वहां कुछ नहीं है। आसाम का जो इलेक्शन है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां 10 साल से बीजेपी की सरकार वहां पे है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो लगातार दूसरी बार फिर मुख्यमंत्री के दौर में रहेंगे, और वो भी अप्रैल में इलेक्शन होना है अगले साल। वो महत्वपूर्ण इलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसमें देखना यह पड़ेगा कि वहां अगर कांग्रेस कम बैक करती है, अगर करती है तो कुछ उम्मीद है। वरना अगर पूरा चार्ट आगे देखें इलेक्शन का जो अगले साल का है, तो कहीं भी कांग्रेस टिकती हुई नहीं दिख रही है। यानी कि कांग्रेस को अब आने वाले 1-1.5 साल तक अपने सहयोगियों के नीचे रह के ही काम करना पड़ेगा। जो इंडिया गठबंधन के स्वाभाविक नेता, जो स्वाभाविक दावेदारी राहुल गांधी की थी, उस दावेदारी को तेजस्वी यादव ने वो सीधे से चैलेंज किया और ये साफ कर दिया कि केंद्रीय राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में भले आप दावेदारी आपकी हो, लेकिन स्टेट जहां पे है वहां पे स्थानीय दल जो है वही तय करेंगे कि क्या होगा, और उसकी बात आपको माननी पड़ेगी। ये कुल मिलाकर के आज जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था पटना में महागठबंधन का, उसका निचोड़ है। उसको अगर बिटवीन द लाइन समझेंगे तो यही मतलब समझ में आता है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।